तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। यह कोर्स आपका क्रैश कोर्स है। यदि आपने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। सभी विषय का मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, 1000 में आपका सभी विषय का तैयारी अच्छे से करा दिया जाएगा। इस कोर्स को दिसंबर में समाप्त आपको कर दिया जाएगा। यह आपका क्रैश कोर्स हमारा गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। गैस क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, MVVI, VVI और इम्पोर्टेंट। यदि आप सिर्फ और सिर्फ MVVI प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको 100% आपके एग्जाम में 70% आना ही आना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन सा प्रश्न MVVI है, कौन सा प्रश्न VVI है, यह जानने के लिए आपको इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं, PDF फाइल में सारा नोट्स लेना चाहते हैं, सारा वीडियो लेक्चर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स अवश्य रूप से ज्वाइन करें। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। क्रैश कोर्स में आज मैं आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के 4 तक कराऊंगा। ठीक है, 1 से लेकर के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, जबकि मैं यहाँ पर कुल प्रश्न लगभग 12 प्रश्न मैंने दिया है। अब इन 12 प्रश्न में कौन सा MVVI है, कौन सा VVI है, यह जानने के लिए आपको क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले प्रश्न को समझते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न निकल करके आता है, पहला प्रश्न है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। हालांकि मैंने मानव विकास को आपको लेक्चर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था। मैंने लेक्चर के बारे में कहा था कि मानव विकास तभी संभव है जब मानव में क्या होगा, तो गुणात्मक विकास आएगा। ठीक है, जैसे उसका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रहने का स्तर हो गया। ठीक है, जब मानव में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे उनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रहन सहन में, तभी हम उनके विकास के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो मानव विकास का जो उत्तर है, उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। उत्तर आपको हो जाएगा, जब किसी मानव के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो। कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, तो गुणात्मक हो, तो उसे मानव विकास कहा जाता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने के स्तर में होने वाला परिवर्तन से है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आप हमें बताइए कि यदि मैं 10 रुपये कमाता हूं और बढ़ करके मैं 20 रुपये कमाने लगा, क्या इसे हम विकास कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, नहीं, इसे हम विकास नहीं कहेंगे, इसे हम वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, मैंने आप सभी को समझा रखा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वेतन बढ़ने से आपका विकास हो, यह जरूरी आपको नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मानव का विकास तभी होगा जब मानव में क्या होगा, तो गुणात्मक परिवर्तन होगा। यानी उसके शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, रहन सहन के दशा में होना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा आपका जो प्रश्न निकल करके आता है, दूसरा आपका प्रश्न है, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, मैंने आपको मानव विकास के बारे में बताया था, मूलभूत क्षेत्र भी कहा था। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो मानव विकास है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र है। कितने मूलभूत क्षेत्र हैं, तो 3 है। ठीक है, तो वो 3 कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा था, स्वास्थ्य था, संसाधन तक पहुंचता। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंचता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आपको उत्तर जो लिखना है, आपको कुछ उत्तर इस प्रकार से लिखना है। मानव विकास के 3 आधारभूत क्षेत्र। ठीक है, अब आधारभूत क्षेत्र कहिए या मूलभूत क्षेत्र कहिए, बात बराबर है। आपके एग्जाम में आधारभूत क्षेत्र है या मूलभूत क्षेत्र है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपको सेम है। ठीक है, तो उत्तर आपको लिखना है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र हैं, एक हो गया स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधन तक पहुँच। तीसरा क्या हो जाएगा, संसाधन तक पहुँच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, स्तंभ, तत्व, ये तीनों एक है। अलग अलग आएगा तो यह नहीं समझिएगा कि सर अलग प्रश्न आ गया है। मैं आपको पहले ही बोल दिया, मैंने गैस क्वेश्चन में घटक दे रखा है। घटक रहे, स्तंभ रहे, तत्व रहे, तीनों क्या होता है, तीनों एक होता है। ठीक है, तो प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक या स्तंभ या तत्व के नाम लिखिए। मैंने आपको इसे भी काफ़ी अच्छे से समझाया था लेक्चर के वीडियो में। जो स्टूडेंट लेक्चर किए होंगे उसे
अच्छे से यह पता होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो उत्तर है, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। ठीक है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा समता। क्या हो जाएगा? समता। मैंने आपको समता के बारे में बताया था कि समता आपको क्या होता है। समता का मतलब एक ऐसा विकास होना चाहिए जो सभी के लिए विकास होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए विकास होना चाहिए, तभी तो समता कहलाएगा ना। ठीक है, तो सभी वर्गों का विकास समान अवसर के रूप में होगा, तभी वो समता कहलाएगा। तो उत्तर आपको समता दे करके डैश करके इसको डील करना है कि हम उस स्थिति को, क्षमता लिखा गया, समता होगा, हम उस स्थिति को समता, ठीक है, क्षमता नहीं समता, समता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, अर्थात सभी लोगों का संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि सभी लोगों का विकास करने के लिए समान अवसर मिल सके। अब देखिए, समान अवसर मिलेगा तभी तो लोग समान दृष्टि से विकास करेगा ना। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा 4 घटक में, पहला घटक हो गया, दूसरा जो घटक हो जाएगा वह घटक है सतत पोषणीयता। ठीक है, वह है सतत पोषणीयता। तो डैश दे करके आपको लिखना। देखिए, सतत पोषणीयता आपको क्या होता है? सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है, जैसे हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है यानी डीजल है। ठीक है, तो कोयला तो लिमिट में है, यदि हम कोयला का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? कोयला एक समय ऐसा आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा। हमारा जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी मतलब क्या? आने वाला पीढ़ी, यानी आपका बेटा, बेटा का बेटा, यानी आपका पोता, यदि आप ही मान के चलिए कोयला खत्म कर दीजिएगा तो क्या आपका पोता कोयला का प्रयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जो प्राकृतिक अवस्था में सीमित मात्रा में साधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसका हमें इस प्रकार से प्रयोग करना है जिससे भावी पीढ़ी को भी उससे क्या मिल सके? तो लाभ आपको मिल सके। ठीक है, तो सतत पोषणीयता में आपको इस प्रकार से लिखना है। सतत पोषणीयता का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी वह संसाधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, जैसे यदि मन है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होगा? डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है यानी तीसरा स्तंभ है वह है उत्पादकता। ठीक है, वह क्या है? वह है उत्पादकता। ठीक है, तो आपको डील करना है कि यहाँ पर उत्पादकता का अर्थ लोगों को सक्षम बनाना है। लोगों को क्या बनाना है? तो सक्षम बनाना है, ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा तभी तो लोग क्या करेगा? तभी तो मान के चलिए लोग आपको विकास करेगा। ठीक है, जो आपको चौथा जो पॉइंट है, चौथा आपका पॉइंट है सशक्तिकरण। ठीक है, तो डैश दे करके लिखना है। सशक्तिकरण का मतलब पिछड़े हुए लोगों का समर्थन करना। ठीक है, पिछड़े हुए लोगों का समर्थन करना। जैसे देखिएगा, महिला सशक्तिकरण भी आता। महिला क्या है? महिला पिछड़ा हुआ है, महिला शिक्षा के मामले में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। सशक्तिकरण के हित कारण तो महिला क्या हुआ है? महिला को आरक्षण मिला है, बहुत तरह का देखिएगा फायदा उदा आपको मिला है। ठीक है, तो सशक्तिकरण का मतलब है कि सशक्तिकरण का मतलब पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पिछड़े रहे। ठीक है, ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का उपयोग कर सके। क्या कर सके? उपयोग कर सके। जब ये संसाधन का उपयोग कर पाएगा तभी तो मानव क्या करेगा? मानव आपको विकास करेगा। विकास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल विकास करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मैं डायरेक्टली प्रश्न दे रखा हूं, कौन सा एमबीबीआई प्रश्न है, कौन सा वीविया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक ज्वाइन नहीं करिएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बहुत सारा प्रश्न को समझाऊंगा, बहुत सारे प्रश्नों को लिखाऊंगा, आपको यह नहीं पता चलेगा कौन सा एमबीबीआई है, कौन सा वीविया है। इसलिए बाबू, समय कम है, मात्र 3 मंथ है। यदि आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 1000 रुपये लग रहे हैं सभी विषय का, ज़्यादा मैं चार्ज में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑनलाइन यह कोर्स है मेरा 4 वर्षों से चल रहा है, ऑफलाइन तो 40 वर्षों से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर अब देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानव भूगोल से क्या समझते हैं? या आपको रहेगा मानव भूगोल को परिभाषित करें। ठीक है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है? मानव भूगोल से क्या तात्पर्य है? मानव भूगोल क्या है? कुछ पूछे, यही प्रश्न है।
यही उत्तर देना है। ठीक है, अब कैसे कैसे पूछेगा, कैसे कैसे उत्तर देना है हम आपको बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाए मानव भूगोल को परिभाषित करें, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल से क्या तात्पर्य है, या मानव भूगोल से क्या अभिप्राय, मात्र आपको इतना लिखना है। आपको क्या लिखना है हम बताते हैं। देखिए, मानव क्या प्राकृतिक से, प्रकृति जो है यानी वातावरण, पर्यावरण, क्या पर्यावरण से आज़ाद है? मानव क्या पर्यावरण से आज़ाद है? आप बताओ, आप मानव है, क्या तुम पर्यावरण से आज़ाद हो? नहीं, हम पर्यावरण से आज़ाद नहीं हैं। हमें जीने के लिए सांस लेना पड़ता है यानी वायु, ये भी तो पर्यावरण का एक भाग है। हमें पीने के लिए पानी पीना, हमें अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है यानी जल, ये भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मानव जो है वो पर्यावरण से स्वतंत्र है ही नहीं, इसलिए मानव और मनुष्य, और इसलिए मानव और पर्यावरण का जो बीच का जो रिश्ता है, यह रिश्ता काफ़ी अटूट है, काफ़ी गहरा है। इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही तो मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं रिश्ता यानी मानव और पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है, इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव अपने वातावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मानव एवं वातावरण दोनों का संबंध पारस्परिक एवं अटूट है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन ही विशेष रूप से मानव भूगोल कहा जाता है। अब यदि रहेगा मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मात्र आप इतना लिख दीजिए, आंख मूंद करके, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। देखिए, रेड जेल है ना, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तब आपको ये लिखना है। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तब आपको ये लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं इतना लंबा करके लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यदि से पूछा जाए कि मानव भूगोल क्या है, बस इतना 2 नंबर में लिख दीजिए, आपको आसानी से 2 नंबर आपको चले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट इसी में आपको लिखना है, मानव भूगोल की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, जैसे कि निम्नांकित परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि जो नीचे का जो परिभाषा है उससे आपको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, पहला आपका पॉइंट है जर्मन मानव भूगोल शास्त्री फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। ठीक है, जो फ्रेडरिक रेडजेल है किस देश के थे, ये आपको जर्मन देश के थे यानी जर्मनी के थे। तो जर्मनी के जो भूगोल शास्त्री थे फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा, क्या कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। एक क्या होता है, एक योग होता है। अर्थात यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो आपको उत्तर क्या देना है, इतना देना है कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। 2 प्रश्न आपका निकल गया। इसे में यदि पूछेगा कि कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, देखिए फ्रेडरिक रेडजेल का स्टूडेंट रही कुमारी सैंपल। ठीक है, कुमारी सैंपल ने कहा, अब देखिए रेडजेल की शिष्य आई, रेडजेल मतलब कौन, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल की व्याख्या इस प्रकार से की है। क्या की है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, कुमारी सैंपल ने क्या कहा, कुमारी सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आपको कहेगा कि कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो आंख मूंद करके इतना लिख दीजिएगा, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो यह प्रश्न हमारा हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम बताएं। ठीक है, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम बताएं। मैंने मानव भूगोल के उपक्षेत्र के भी बारे में काफ़ी अच्छे से चैप्टर वाइज समझाया था, इसलिए क्वेश्चन आंसर में हम आपको डायरेक्टली लिखा देते हैं। मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला हो गया समाज कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अधिवास भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल। इनमें से कोनो 4 को लिख दीजिएगा, 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आप पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा याद करिएगा तो 4 को तो याद तो होबे करेगा। ठीक है, इसलिए आम भाषा में लिख दीजिए। अब देखिए मानव भूगोल का उपक्षेत्र यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करेंगे। हम मानव भूगोल के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को अध्ययन करेंगे
उन्हीं क्षेत्र को तो हम मानव भूगोल का उपक्षेत्र कहेंगे। अब मानव भूगोल के ही अंतर्गत हम लोग सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, लिंग भूगोल का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, अधिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल से ही ना हमें पता चलता है कि नगर क्या होता है, गांव क्या होता है, कस्बा क्या होता है, महानगर क्या होता है। कृषि भूगोल के ही अंतर्गत हमें पता चलता है कि रोपण कृषि क्या होती है, गहन कृषि क्या होती है। औद्योगिक भूगोल के ही तो अंतर्गत हमें पता चलता है ना कि कौन सा भारत का औद्योगिक नगर है। ठीक है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत जिन जिन क्षेत्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे वही क्षेत्र आपको उसका उपक्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न निकल करके आएगा, नेक्स्ट आपका प्रश्न है जनसंख्या संगठन। देखिए, जनसंख्या संगठन कहिए या जनसंख्या संरचना कहिए, बात आपको बराबर है, मैंने आपको बताया था। तो जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना दोनों एक ही है। आपको प्रश्न रहेगा जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए। अब देखिए जनसंख्या संगठन या संरचना क्या। अब देखिए जनसंख्या संगठन के ही तो कारण हम लोग मानव किस प्रकार से विकास कर रहा है, मानव का हर एक चीज का हम लोग क्या कर पाते हैं, तो विश्लेषण कर पाते हैं, उसका अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आयु हो गया, लिंग हो गया, साक्षरता हो गया, आवास हो गया, ये सभी हमें कौन बतलाता है, ये सभी तो हमें तो जनसंख्या का संगठन ही आपको बतलाता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा जनसंख्या संगठन या जनानकीकी संरचना, ये सब एक ही है। अब इसी में रहेगा जनानकीकी संरचना, ये भी एक ही है, प्रश्न में जोड़ दीजिएगा जनानकीकी संरचना। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन या जनानकीकी संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान तथा व्यवसाय आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न निकल करके आता है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है जल परिवहन से क्या लाभ है। ठीक है, जल परिवहन से क्या लाभ है। तो देखिए जल परिवहन से अनेक प्रकार का लाभ है। तो जल परिवहन से निम्नलिखित लाभ है, बहुत इजी है, बस रीडिंग मार करके हम छोड़ देते हैं, समझने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो बच्चा समझ जाएगा। तो जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ है, पहला हो जाएगा जल परिवहन में किसी मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जल परिवहन में किसी मार्ग के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती, बस जहाज को लेके चलते रहो, कोई ना सड़क बनाना है, ना पटरी बनाना है, ना सड़क में गड्ढा होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो परिवहन होता है उसमें सड़क, पटरी इस प्रकार का नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, जल परिवहन यातायात का एक सस्ता माध्यम है। कैसा माध्यम, तो सस्ता। इसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा बहुत कम खपत होता है। ठीक है, जैसे जितना ऊर्जा ट्रेन में खपत होगा, जितना ऊर्जा वायु जैसे हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में खपत होगा, बस में, ट्रक में होगा, उससे कम जहाज में होगा। इसलिए इसमें ऊर्जा जो है वो कम खपत होगा, तो इसका मतलब इसका चार्ज भी क्या होगा, कम होगा, इसलिए यह काफ़ी सस्ता हो जाता है। ठीक है, जल परिवहन, और जब सस्ता होगा तो सभी लोग इसी को पसंद करेंगे। इसलिए जो जल परिवहन में क्या होता है कि जितना भी भारी सामान होता है, ठीक है, वो जल परिवहन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश आयात और निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, तो जल परिवहन यातायात का एक सस्ता माध्यम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा जल परिवहन से एक साथ अधिक माल ढोया जा सकता है, एक साथ अधिक माल ढोया जा सकता है। जल परिवहन के रख रखाव में बहुत कम खर्च आता है। अब जल परिवहन के रख रखाव में क्या आता है, बहुत कम खर्च आपको आता है, ज़्यादा। अब देखिए माल मार के लिए ढोना, अब चोरी कोई थोड़ी करेगा जहाज पर से, इसलिए बस रहेगा, एक दो गार्ड ट्रेनर रहेगा, जो खर्चा होता है बहुत नहीं के बराबर होता है, एकदम कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है वायु परिवहन से क्या लाभ है। ठीक है, वायु परिवहन से क्या लाभ है। तो वायु परिवहन का पहला लाभ क्या होगा, कम समय, यानी आप कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां ना तो बस पहुंच पाएगा, ना तो ट्रेन पहुंच पाएगा, वहां वायु साधन, वहां हेलीकॉप्टर,
अवश्य रूप से पहुंच जाएगा। जैसे पर्वतों पर, पठार पर हो गया, रेगिस्तान में हो गया, और जो लंबी दूरी का जो समुद्र है इसको पार करने के लिए भी हम लोग वायु परिवहन का क्या करते हैं तो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वायु परिवहन से निम्नलिखित लाभ है। पहला हो जाएगा, आज वायु परिवहन तीव्रतम और आरामदायक साधन है। यानी तीव्रतम मतलब एकदम स्पीड तीव्र, और आरामदायक मतलब कि एकदम आरामदायक साधन है। ठीक है, इसके द्वारा अति दुर्लभ स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से, तो वायु परिवहन के ही माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्मोग क्या होता है। स्मोग आपको क्या होता है। देखिए स्मोग जो शब्द है ये दो शब्द से आपको बना है। पहला तो हो जाएगा स्मोक, जो सिगरेट पीता वही वाला स्मोक, अरे स्मोक मतलब धुआं, स्मोक प्लस क्या हो जाएगा फॉग। ठीक है, फॉग, स्मोक प्लस फॉग को जोड़ करके एक नया शब्द बना है जिसको हम लोग स्मोग बोलते हैं। ठीक है, स्मोग का मतलब होता है धुआं युक्त कोहरा। क्या होता है, धुआं युक्त कोहरा। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। स्मोग, यह स्मोक और फॉग से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है स्मोगी फॉग अर्थात धुआं युक्त कोहरा। ठीक है, इस तरह के वायु प्रदूषण में, अब देखिए स्मोग क्या है, एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो इस तरह के वायु प्रदूषण में हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, स्मोक और पार्टिकुलेट्स घुले होते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों और कोयलों से, ठीक है, पराली आदि से जलने से निकलने वाला धुआं इस तरह के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। ठीक है, स्मोग एक तरह का वायु प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो लास्ट प्रश्न है, ये आपको नहीं, एक और प्रश्न है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, ठीक है, वह है ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होता है, नगरीय जनसंख्या क्या होता है। जो देखिए, तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में निम्नलिखित अंतर है। मैंने आपको बताया था ग्रामीण जनसंख्या, इसलिए हम आपको स्पीड में छोड़िए अच्छे से ही बता देते हैं। ठीक है, देखिए देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। इजी एकदम। जबकि देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। पहला अंतर आपको हो गया। ठीक है, दूसरा, भारत में लगभग 72% लोग गाँव में रहते हैं जबकि 28% लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है जबकि नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होती है जबकि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा जो पॉइंट है, ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है जबकि नगरीय जनसंख्या का जीविका का मुख्य आधार उद्योग धंधे, व्यापार तथा सेवाएं होते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या आपका हो गया है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रश्न है, यह लास्ट प्रश्न है आयु संरचना। देखिए आयु संरचना रहे या लिंग संरचना रहे, बात बराबर है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। आयु संरचना या लिंग संरचना का क्या महत्व है। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा, आयु संरचना एक देश में जनांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। ठीक है, आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे यदि जनसंख्या में 0 से 14 आयु की वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, अधिक होगा। इसके कारण आर्थिक विकास धीमी है न होगी। ठीक है, यदि 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या होने की अधिक संभावना होती है जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होता है। ठीक है, यानी अब इस एज का रहता है तो देश काफ़ी ज़्यादा विकास करता है। ठीक है, जबकि 60 वर्ष के ऊपर के आयु संरचना में बढ़ोतरी हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अत्यधिक व्यय करने का संकेत मिलता है। यानी कि जब देश में लगेगा कि 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या है तो वृद्धों पर देखभाल के लिए अत्यधिक जो रुपए हैं वो खर्च करने का संकेत हमको मिलता है। ठीक है, तो उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम यूं तो देखिएगा तो 4 प्रश्न हम आपको दिए हैं, इसमें से कौन एमबीबीआई है, कौन वीवीआई है, कौन इंपोर्टेंट है,
मैंने और एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिया है, इसलिए आप अवश्य रूप से ज्वाइन आप कर लीजिए हमारा 12th पेड कोर्स। ठीक है, मात्र 1000 रुपये लगेंगे सभी विषय का। आज देखिए हम कितना प्रश्न आपको करवाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रश्न मैंने करवाया, जबकि 1 से लेकर के 4 तक था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 1000 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 70 61 50 45 52। धन्यवाद।